नमस्कार, आप देख रहे हैं कार्यक्रम कृषि दर्शन, जिसमें हम हमेशा आप तक लेकर आते हैं प्राथमिक क्षेत्रों के विकास से जुड़ी अलग अलग तरह की जानकारियां अलग अलग विषयों पे। तो आज के कार्यक्रम में बातें करेंगे पशुओं के स्वास्थ्य से जुड़ी, उनके बीमारियों से जुड़ी, उनके रखरखाव से जुड़ी। लेकिन हमेशा की तरह पहले डालेंगे नजर अपने पहले सेगमेंट खबरें खेती की पर। दर्शकों नमस्कार, खबरें खेती की में आपका स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ने से पहले सबसे पहले नजर आज के मुख्य कृषि समाचारों पे। पॉली हाउस के निर्माण पर सरकार दे रही सब्सिडी, अच्छे उत्पादन हेतु मिट्टी जांच जरूरी और पशुपालकों के लिए बेहद उपयोगी बॉयलर मशीन। किसान भाई बहनों, वर्तमान समय में सभी तरह की सब्जियों और फलों की मांग वर्ष भर बनी रहती है। पॉली हाउस की मदद से कम समय में बिना मौसम भी सब्जियों और फलों का बेहतर उत्पादन प्राप्त करके लाभ लिया जा सकता है। इस नई तकनीक के बारे में जानकारी प्राप्त कर अपनाने से कृषि कार्य सहज और लाभकारी हो जाता है। इसमें बहुत संभावनाएं हैं। विशेष बात यह है कि इसे प्रोत्साहित करने हेतु सरकार भी सब्सिडी दे रही है। हमारे यहाँ पे एक पॉली हाउस की भी योजना चल रही है बिहार सरकार की तरफ से, RKBY प्रोजेक्ट के, जहाँ पे हम लोग किसानों को पॉली हाउस तथा शेडनेट हाउस 75% सब्सिडी पे उपलब्ध कराते हैं। कोई भी किसान भाई हाई क्वालिटी के वेजिटेबल और फ्रूट्स का उत्पादन करना चाहते हैं तो उत्पादन कर सकते हैं। हमारे जिला उद्यान पदाधिकारी से मिलकर आवेदन कर सकते हैं, जो उनको 75% सब्सिडी मिलेगी। किसान भाई बहनों, रबी मौसम के फसलों की बुआई हो चुकी है और कुछ की तैयारी पूरी है। ऐसे में फसलों के रखरखाव का ध्यान रखना बेहद जरूरी है। इसके लिए नवीनतम तकनीकों का प्रयोग किया जा सकता है। नजदीकी कृषि विज्ञान केंद्रों से भी जानकारी प्राप्त की जा सकती है। वर्तमान में अब खरीफ हम लोग का समाप्ति की ओर है और हम रबी की तैयारी कर रहे हैं और आने वाले दिनों में हम रबी फसल की बुआई करेंगे एवं रबी सब्जियों की खेती करेंगे। इसलिए आवश्यक है कि हम लोग को जो सब्जी और हमारे जो फसल में कीट व्याधि जो लगते हैं उसके बारे में हम लोग विस्तार पूर्वक चर्चा करें। किसान भाई बहनों, खेतों की मिट्टी की जांच करना आवश्यक है। फसलों के में खाद उर्वरता की क्षमता के आधार पर अपने खेतों में खाद का प्रयोग करने से फसलों के उत्पादन में बढ़ोतरी होगी। जैविक खाद का प्रयोग ज्यादा से ज्यादा करें, इससे मिट्टी की उर्वरता बनी रहेगी। जिस प्रकार मनुष्य व जानवरों को संतुलित आहार की आवश्यकता होती है, उसी प्रकार फसलों के लिए भी संतुलित आहार या पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है। यह पोषक तत्व उन्हें मिट्टी से मिलते हैं, इसलिए खेती के लिए मिट्टी की जांच करना जरूरी है। अत्यधिक व असंतुलित उर्वरकों और किसी रसायनों के प्रयोग से खेत की मिट्टी मृत हो रही है और दिनों दिन उत्पादन क्षमता घट रही है। जिन क्षेत्रों में अधिक उपज वाली उन्नत संशोधित व संकर किस्में उगाई जाती हैं, वहाँ मिट्टी में आवश्यक पोषक तत्वों की कमी बहुत तेज़ी से होती है। भरपूर उत्पादन के लिए खेत की मिट्टी में उपलब्ध तत्वों की मात्रा व मिट्टी में स्वास्थ्य जानने के लिए मिट्टी जांच करना आवश्यक हो जाता है। हिम्मत और मेहनत से किस्मत खुद बनाई जा सकती है। इस बात को सिद्ध कर रहे हैं वैशाली जिले की प्रगतिशील और युवा किसान सनी कुमार। वो पढ़ाई के साथ साथ उत्पादन से भी जुड़े हैं। खेती के साथ साथ वो पशुपालन भी कर रहे हैं और अन्य लोगों के लिए प्रेरणा के स्रोत बने हुए हैं। वर्तमान में वो कद्दू के उत्पादन से जुड़े हैं। आइए जानते हैं उनकी सफलता की कहानी उन्हीं की जुबानी। जुताई करके इसमें क्यारा बनाया जाता है। क्यारा बना के तब इसमें बीज लगाया जाता है, जो सेवनिच कंपनी प्रजाति का लगाया हुआ है। जो इसका खर्च, बीज का खर्च तो कम लगता है, लेकिन मचान बनाने में बहुत ज़्यादा पैसा लगता है। बीज तो है 3-4 हज़ार में हो जाता है, लेकिन मचान बनाने ये सब और मजदूरी खर्च सब लेकर वह 25-30 हज़ार पड़ जाता है 10 कट्ठा में। और इधर इसको तोड़ेंगे, इसको तोड़ने से कमाई वही 50-60 हज़ार के लगभग में हो जाएगा।
डेयरी उद्योगों में बॉयलर मुख्य रूप में दूध के पॉस्चराइजेशन और अल्ट्रा हीट टेम्परेचर की प्रक्रियाएं करते हैं ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि दूध खपत के लिए सुरक्षित है और इष्टतम शेल्फ जीवन के लिए हानिकारक बैक्टीरिया से मुक्त है। दुग्ध प्रसंस्करण संयंत्र गर्मी उपचार के तहत कच्चे दूध और डेयरी उत्पादों के प्रसंस्करण और पॉस्चराइज करने के लिए भाप का उपयोग करते हैं। यह दूध पाउडर, दही, पनीर, गाढ़ा दूध, स्कीम्ड दूध, मक्खन, घी और क्रीम जैसे विभिन्न डेयरी उत्पादों की प्रक्रिया और उत्पादन की ओर जाता है। और अब जानते हैं क्या है आज का मंडी भाव। मंडी भाव में आइए चलते हैं सब्जी मंडी अंटा घाट, जहां जानेंगे आलू प्याज के ताज़ा भाव। सफ़ेद आलू 1400 रुपये प्रति क्विंटल, लाल आलू 1600 से 1800 रुपये प्रति क्विंटल और प्याज 1800 से 2000 रुपये प्रति क्विंटल। और अब समय है मौसम पूर्वानुमान का। मौसम विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार कल राजधानी पटना का अधिकतम तापमान 31 डिग्री सेल्सियस एवं न्यूनतम तापमान 15 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। अरे भाई रामेश्वर, क्या बात है, बड़े परेशान दिख रहे हो? सोच रहा था कि अभी तो हाथ पांव चल रहे हैं तो खेती कर पा रहा हूँ, कल को जब इनमें ताकत नहीं रहेगी गुजारा कैसे होगा? पेंशन से। पेंशन? हाँ, और वो भी हम जैसे किसानों के लिए। अब हम जैसे छोटे किसान भी 60 साल के होने पर 3000 रुपए मासिक पेंशन पा सकते हैं। सच में? हाँ, चलो मैं तुम्हें दिखाता हूँ। 18 से 40 वर्ष की आयु के लघु और सीमांत किसान इस स्वैच्छिक और अंशदायी पेंशन योजना में 55 रुपए से 200 रुपए की मासिक किस्त देकर प्रवेश कर सकते हैं। भारत सरकार भी हर महीने किसान के बराबर किस्त का योगदान करेगी। कभी नहीं सोचा था कि हम जैसे किसानों की भी पेंशन का सपना कभी सच होगा। प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना, अन्नदाता के परिश्रम को संबल, पेंशन से सुरक्षित उनका कर। नजदीकी जन सेवा केंद्र जाकर इस योजना से जुड़े। खबरें खेती की में अभी आपने जाना मौसम के मिजाज के बारे में, ली जानकारी मंडी के भाव की, साथ ही साथ रूबरू हुए आप नवीनतम तकनीकों, उपकरणों और सफल किसानों की सफलता की कहानी से। अब बढ़ते हैं आगे, जहां बारी है इस साक्षात्कार की, जिसमें हम अपने विशेषज्ञ से लेंगे जानकारी सूकर में होने वाले अफ्रीकन स्वाइन फीवर के बारे में। नमस्कार दर्शकों, सुअर में आजकल एक बीमारी फैली हुई है, अफ्रीकन स्वाइन फीवर, जिसमें कि अचानक ही सुअर लोग की बड़ी संख्या में मृत्यु होती है, क्योंकि ये संक्रमण ही इतनी तेज़ी में फैलता है कि इससे बचाव और पहचान करना काफ़ी ज़रूरी है। इसीलिए आज का हमने विषय रखा है सुअर में अफ्रीकन स्वाइन फीवर की पहचान एवं उससे बचाव। और इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ उपस्थित हैं डॉक्टर संजीव कुमार जी, जो सह प्राध्यापक है बिहार वेटनरी कॉलेज पटना से। सर, आपका बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। सबसे पहले सर हम यह जानना चाहेंगे आपसे कि ये अफ्रीकन स्वाइन फीवर क्या है? ये जो बीमारी है अफ्रीकन स्वाइन फीवर, ये सबसे पहले रिपोर्ट हुआ था अफ्रीका में, इसीलिए इसको हम लोग अफ्रीकन स्वाइन फीवर कहते हैं। ये एक विषाणु जनित, जिस विषाणु का नाम है एसपी वायरस, बिल्कुल नया है और अफ्रीका में होने के बाद आज के समय में पूरे विश्व के करीब 50 देशों में सुअरों में इसका संक्रमण देखा जा रहा है। जहाँ तक भारतवर्ष की बात है, तिब्बत के रास्ते होते हुए ये सबसे पहले अरुणाचल प्रदेश और असम जैसे राज्यों में पहुँचा और सन 2020 में करीब 15 से 20 हज़ार सुअरों की मौत हुई। उसके बाद आज के समय में बिहार में भी इसके केसेस देखे गए हैं, खासकर जो इंडो नेपाल बॉर्डर है, बॉर्डर से लगा हुआ जो क्षेत्र है वो ज़्यादातर वहाँ संक्रमण देखने को मिलता है, चंपारण वाले एरिया में। और इस बीमारी की सबसे बड़ी बात ये है कि इसमें जब एक बार जानवर ग्रसित हो जाता है तो मृत्यु दर ऑलमोस्ट 100% है, यानी बचने के चांसेस नहीं होते हैं। अच्छी बात इससे रिलेटेड ये है कि ये बीमारी एक सुअर से दूसरे सुअर को तो फैल सकता है, मगर ये दूसरे पशु जैसे कि बकरी हो गए, गाय हो गए या भेड़ हो गए, उनमें नहीं होता और इंसानों में भी नहीं होता, तो इसका जेनेटिक इम्पोर्टेंस नहीं है। डॉक्टर साहब, बहुत अच्छी जानकारी दी अभी आपने इस संबंध में। हम आपसे आगे यह जानना चाहेंगे कि इस बीमारी के लक्षण क्या है और कैसे पता करें हमारे पशुपालक भाई कि इस फैलता किस तरीके से है, ये बताएं। जैसा मैं आपसे कह रहा था कि जो बाउंड्री वाले एरिया हैं वहाँ से ये बीमारियाँ फैल रही हैं। इसका मतलब ट्रांस बाउंड्री डिजीज के कैटेगरी में आता है। ये नेपाल से बिहार में घुसा, तिब्बत के रास्ते भारतवर्ष में घुस गया। तो इसका फैलने का जो मुख्य वजह है
उसमें यह है कि जो मूवमेंट्स होते हैं, खरीद बिक्री होते हैं सूअरों का, अगर कोई ग्रसित सूअर है जिसका संक्रमण हो चुका है उसको अगर परचेज कर लिया जाए, या जो बाउंड्री वाले एरिया में जो जानवर आते जाते रहते हैं तो वहाँ से ये संक्रमण पिक करते हैं। और एक बार एक सूअर अगर ग्रसित हो जाता है तो बहुत आसानी से अपने आसपास के सारे सूअरों को बीमारी फैला सकता है, क्योंकि एक ग्रसित सूअर के किसी भी सेक्रेशन से, उसके आंसू से, उसके मल से, उसके मूत्र से, उसके खांसने से, उससे वायरस निकलता है जो अपने आसपास के सूअरों में फैला देता है। इसके अलावा जो किलनियाँ होती हैं, जो टिक्स होते हैं शरीर के ऊपर पाए जाते हैं, वो अगर किसी संक्रमित सूअर का खून चूस ले, उसके बाद किसी स्वस्थ सूअर का कांटेक्ट में आता है तो ये बीमारी वहाँ से स्वस्थ सूअरों को भी चला जाता है। और कुछ हिस्से भारत में भी ऐसे हैं जहाँ पे हम लोग यूज़ करते हैं एज ए प्रोटीन सप्लीमेंट इन पिग के प्रोडक्ट्स का। तो अगर वो ठीक से प्रोसेस नहीं किए गए हैं तो पिग के प्रोडक्ट से भी, खाने से भी ये बीमारी एक पशु से दूसरे पशु में हो सकते हैं। तो फैलने की ये मुख्य वजह है। अब इसके बाद ये है कि इसका लक्षण क्या है, कैसे पहचानेंगे आप, और ये बिल्कुल ज़रूरी है जानना। तो जहाँ तक लक्षण की बात है, अलग अलग प्रजातियों में सूअरों में जो देसी नस्ल के हैं या जो क्रॉस ब्रीड्स है या जो जंगली सूअरों हैं, उस पर ये निर्भर करता है कि किस तरह का लक्षण आएगा। फिर भी दो रूप में अक्सर देखा गया है, एक को हम लोग एक्यूट फॉर्म बोलते हैं और जो दूसरा फॉर्म है क्रॉनिक फॉर्म है। तो क्रॉनिक फॉर्म में मृत्यु नहीं होता, बल्कि जो सूअर होते हैं वो एज ए कैरियर हो जाते हैं, रिजर्वायर हो जाते हैं और सिर्फ संक्रमण बांटते हैं, खुद बीमारी के लक्षण नहीं दिखाते। लेकिन जो सबसे खतरनाक तरीका है इनका, वो एक्यूट फॉर्म है। एक्यूट फॉर्म में कभी कभी क्या होता है कि इतना सडन डेथ, बीमार होने के 1-2 दिनों के अंदर मौत हो जाती है, जानवरों में कोई लक्षण नहीं आता। मगर ज़्यादातर पशुओं में आप ये देखेंगे कि शुरू के 1-2 दिनों के बाद उनमें बहुत ही तेज़ बुखार, तेज़ ज्वर जो 104 से 105 फ़ारेनहाइट डिग्री तक हो सकता है। इसके अलावा उनकी आंखें लाल हो जाती हैं, आँख से पानी आता है, नाक से पानी आता है, उनका थकान महसूस करते हैं, कमजोरी महसूस करते हैं, चलना फिरना कम हो जाता है, चलने में उनको लड़खड़ाहट महसूस होती है। सर, आपसे अब आग्रह है कि आप अफ्रीकन स्वाइन फीवर के निवारण एवं उपचार के संबंध में हमें जानकारी दें। किसी पशुपालक भाई को ये लगता है कि उसके सूअर का जो फ्लॉक है उसमें इस तरह के लक्षण दिख रहे हैं और जो डॉक्टर संबंधित है उसका इलाज कर रहे हैं, अगर उनको ये शक थोड़ा भी होता है कि ये बीमारी हो सकता है सूअरों में, तो सबसे ज़रूरी ये है कि जो सैंपल्स होते हैं उस सैंपल का कलेक्शन करके उसको, जो भारत में एक है, भोपाल में एक है नेशनल डायग्नोस्टिक लैब, तो भोपाल को ये सैंपल भेजना होगा और सिर्फ उन्हीं को ये अथॉरिटी है कि इस केस को देखे और उसके सैंपल का रिपोर्ट दे। तो जब तक आप सैंपल भेजे हैं और रिपोर्ट नहीं आ रहा है, तब तक आपको ये करना है कि जो भी ग्रसित जानवर है या जिसमें ऐसा लगता है कि इनमें कुछ चेंजेस दिख रहे हैं, ऐसे सूअरों को किनारे कर देना चाहिए, आइसोलेट कर देना चाहिए, दूसरे सूअरों के संपर्क में नहीं आने देना चाहिए। ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। और जहाँ तक बात है उपचार का, तो सूअरों में अभी तक ऐसा कोई वैक्सीनेशन नहीं बना जो अफ्रीकन स्वाइन फीवर के अगेंस्ट में जो भारत में लगाया जा रहा है, ऐसा कोई टीकाकरण नहीं है, लेकिन और ऐसा कोई इलाज भी नहीं है। जो निर्देश है उस निर्देश में ये है कि आपको इलाज नहीं करना, इलाज संभव ही नहीं है। तो फिर हमें ये करना है कि ऐसे जानवरों को वैज्ञानिक विधि से मारना है और मारने के बाद उसका उचित निस्तारण यानी कि कार्कस डिस्पोजल करना है, या तो उसको जला देना है या किसी गड्ढे में अच्छी तरीके से उसको डिस्पोज करना है। ये बिल्कुल ज़रूरी है ताकि दूसरे जानवरों को ये रोग ना फैले। डॉक्टर साहब, आप हमारे कार्यक्रम में आए और हमारे पशुपालक भाइयों को स्वाइन फीवर के बारे में बहुत अच्छी जानकारी दी, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जी धन्यवाद आपका। प्रकृति गजब की ताकत है इसमें। बारिश की रिमझिम फुहारों को ही लीजिए, जब सही समय पर मिट्टी पर गिरें तो खेतों में किसान की मेहनत रंग लाती है। लेकिन वही बारिश बेमौसम हो जाए तो फिर तबाही का मंजर दिखाती है। लेकिन क्यों रहे किसान के घर की खुशियां प्रकृति पर निर्भर, जब बन सकता है वो आत्मनिर्भर। किसानों को प्राकृतिक आपदाओं की वजह से फसली नुकसान होने की स्थिति को ध्यान में रखते हुए भारत सरकार ने 2016 में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की घोषणा की। इस बीमा योजना का उद्देश्य विभिन्न प्रकार की प्राकृतिक आपदाओं जैसे ओले गिरना, जल भराव, बाढ़ का आना, बादल फटना,
प्राकृतिक रूप से आग लग जाना, भूस्खलन, चक्रवाती तूफान, बेमौसम बारिश, फसल की बीमारियां, आकाशीय बिजली, कीटों के हमले वगैरह से होने वाले नुकसान की स्थिति में किसानों को वित्तीय सहायता प्रदान करना है। इस बीमा योजना के अंतर्गत फसल की विभिन्न अवस्थाओं को शामिल किया गया है, यानी पूरे फसल चक्र का सुरक्षा कवच। जिस दिन फसल काटकर खेत में सुखाने के लिए फैलाई, उसके अगले ही दिन मूसलाधार बारिश हो गई, सारी उपज बर्बाद हो गई। लेकिन ये तो अच्छा था कि मैंने फसल का बीमा करा रखा था, मैं नुकसान से बच गया और क्लेम की रकम भी मुझे आसानी से मिल गई। सारा भुगतान मेरे बैंक अकाउंट में हो गया। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना बहुत ही लाभकारी है और इसकी प्रक्रिया बहुत ही सरल है। पहली बात तो ये समझिए कि अगर आप अधिसूचित फसलों की खेती करने वाले किसान हैं, तो आप फसल बीमा के लिए पात्र हैं। इसमें काश्तकार किसान और बटाईदार सहित सभी किसान शामिल हैं। अनाज, दलहन, तिलहन और कुछ वार्षिक वाणिज्यिक फसलों को PMFBY के अंतर्गत कवर किया जाता है। ये दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी और कामयाब फसल बीमा योजना है। केंद्र सरकार और राज्य सरकारों के अलावा 18 बीमा कंपनियां, 540 बैंक तथा 45,000 जन सेवा केंद्र प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना को किसानों तक पहुंचाने में कार्यरत हैं। इस योजना में प्रीमियम कम होने के कारण सभी स्तर के किसान इसका लाभ ले सकते हैं। खरीफ फसलों के लिए बीमित राशि का 2% प्रीमियम, रबी फसलों के लिए बीमित राशि का 1.5% प्रीमियम और बागवानी एवं वाणिज्यिक फसलों के लिए 5% प्रीमियम है। किसानों के लिए ये योजना कितनी लाभदायक है, इस बात का अंदाजा इससे ही लगाया जा सकता है कि 2016 में योजना की शुरुआत के बाद पहले 3 सालों में किसानों ने प्रीमियम के रूप में 13,000 करोड़ रुपए का भुगतान किया, जबकि अब तक फसलों के नुकसान के क्लेम के रूप में उन्हें 60,000 करोड़ रुपए मिल चुके हैं, यानी जमा राशि के मुकाबले 4.5 गुना अधिक राशि दावों के रूप में प्राप्त हो चुकी है। अब तक हर साल खरीफ और रबी के मौसम के दौरान 5 करोड़ से भी अधिक किसान इस योजना से जुड़े हैं। 2020 के लिए बीमा कराने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। पंजीकरण की कट ऑफ तिथि हर राज्य में अलग अलग तय होती है। अपने क्षेत्रों या गांवों की अधिसूचित फसलों की सूची, बीमित राशि एवं कट ऑफ तिथि की अधिक जानकारी के लिए आप निकटतम कृषि अधिकारी, जन सेवा केंद्र एवं बीमा कंपनी के प्रतिनिधि से संपर्क करें। www.pmfby.gov.in पर लॉगिन करके या फसल बीमा ऐप क्रॉप इंश्योरेंस ऐप का उपयोग करके अपनी फसल के नामांकन के लिए आवेदन किया जा सकता है। नामांकन के लिए इन दस्तावेजों की जरूरत होती है: नवीनतम आधार कार्ड, मोबाइल नंबर, बैंक खाता विवरण, भू अभिलेख दस्तावेज जिसमें जमीन के कागजात और राज्य सरकार द्वारा निर्देशित कोई भी अन्य दस्तावेज। कैसे मिलेगा फसल नुकसान होने पर दावे का भुगतान? PMFBY योजना में बीजों की बुआई से लेकर फसल कटाई के बाद सुखाने के उद्देश्य से खेतों में 14 दिनों तक फैलाई जाने वाली फसलों के पूरे फसल चक्र के दौरान जोखिम के कवर को प्रदान करता है। स्थानीय आपदा के कारण या अगर फसल कटाई के बाद बीमित फसलों को प्राकृतिक आपदा से नुकसान होता है, तो बीमित किसान को 72 घंटे के भीतर इसकी सूचना बीमा कंपनी, बैंक या फिर राज्य सरकार के अधिकारियों या बीमा कंपनी के टोल फ्री नंबर पर देना आवश्यक है। जोखिमों में उपज हानि का आकलन फसल कटाई प्रयोगों के आधार पर किया जाता है। आपदा के कारण हुए नुकसान पर किसान को बीमा कंपनी द्वारा क्लेम राशि का उचित भुगतान मिलता है। क्लेम राशि का भुगतान सीधे किसान के बैंक खाते में किया जाता है। शिकायत निवारण के लिए किसान बीमा कंपनी, निकटतम बैंक शाखा या ब्लॉक या जिला कृषि कार्यालय में संपर्क कर सकते हैं। वो अपनी शिकायतों के लिए जिला और राज्य स्तरीय शिकायत निवारण समिति तक भी पहुंच सकते हैं। दरअसल पहले सभी ऋणी किसान जो बैंकों या वित्तीय संस्थानों से
मौसमी कृषि ऋण या केसीसी का लाभ उठा रहे थे, उन्हें अनिवार्य रूप से इस योजना में शामिल किया जाता था। लेकिन फरवरी 2020 में किसानों के हित में नामांकन प्रक्रिया में एक बड़ा बदलाव करते हुए अब इस योजना को सभी किसानों के लिए स्वैच्छिक कर दिया गया है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसानों को उनकी मेहनत से उगाई फसल को सुरक्षित करके देश को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में अहम कदम साबित हो रही है। जब किसान बढ़ेगा प्रकृति निर्भरता से आत्मनिर्भरता की ओर, तभी तो बनता है आत्मनिर्भर राष्ट्र। जानकारियों का सिलसिला अभी थमा नहीं है। बारी है एक और भेंटवार्ता की, जिसमें हमारे विशेषज्ञ देंगे जानकारी पशुओं में होने वाले दुग्ध ज्वर, उनके कारण और बचाव के बारे में। पशुपालक भाई बहनों को मेरा नमस्कार। जैसा कि आप जानते हैं कि हम हमेशा नए नए विषयों पर चर्चा करते हैं और विशेषज्ञों के द्वारा आपको बहुत सारी जानकारी देते हैं। आज जो हमारी चर्चा का विषय है वो है दुग्ध ज्वर के कारण एवं लक्षण। आए दिन हमारे पशुओं में कुछ न कुछ परेशानी का सामना करना पड़ता है। जैसे आजकल मिल्क फीवर एक बहुत ही भयानक बीमारी है, जिससे हमारे किसान भाई अपने पशु को लेकर के काफ़ी चिंता में लगे रहते हैं। आए दिन पशुओं की मौत हो रही है, तो इससे बचाव कैसे करें, उसका क्या कारण है, आज इस सब विषय पर चर्चा करेंगे। आज हमारे साथ जो हमारे एक्सपर्ट हैं वो है डॉक्टर अरविंद कुमार, विभागाध्यक्ष, बिहार वेटनरी कॉलेज पटना से हैं। सर, आपका हमारे कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। हमारे जो पशुपालक भाई हैं आए दिन उनको पशुओं को लेकर के काफ़ी चिंता का विषय बन जाता है। मिल्क फीवर आजकल जो कि बहुत ज़्यादा चल रहा है बीमारी, तो इससे बचाव कैसे करें, मिल्क फीवर क्या है, हमारे पशुपालक भाई को बताइए। सबसे पहले मैं मिल्क फीवर के बारे में बताना चाहूँगा। मिल्क फीवर खास करके बहुत उच्च उत्पादकता वाले पशुओं में होता है, जो जिनका दूध उत्पादन बहुत ज़्यादा होता है, उनमें खास करके ज़्यादा होता है। और ये खास करके गाय, भैंस, बकरी में भी ये पाए जाते हैं। लेकिन खास करके गायों में प्रसव के तुरंत बाद 48 से 72 घंटा के बीच यह बीमारी होती है। और इसमें यह बीमारी खास करके रक्त में या कोशिकाओं में आयोनाइज्ड कैल्शियम की कमी के वजह से ये बीमारी अधिकतर होता है। और कभी कभी ये बीमारी इतनी गंभीर अवस्था में चली जाती है कि इससे पशुओं की मौत भी हो जाती है। सर, बहुत अच्छा आपने बताया। अब ये बताइए कि पशुओं में दुग्ध ज्वर जो होता है किस कारण से होता है और इसके लक्षण क्या हैं? तो पशु जैसे ही कैल्शियम की कमी होती है, जानवर प्रसव के तुरंत बाद सुस्त पड़ जाते हैं, कमज़ोर हो जाती है, उनकी सांसें तेज़ चलने लगती है, उनका हृदय गति बढ़ जाता है और हृदय ध्वनि कम सुनाई देने लगता है। जानवर लेटने का प्रयास करते हैं सुस्ती के कारण और बैठ जाते हैं, और उसके बाद गंभीर अवस्था में वो लेट भी जाते हैं। जानवर को इस अवस्था में अगर उठाने का भी आप प्रयास करेंगे तो उठना नहीं चाहती है और खाना पीना छोड़ देती है, और अंत में मूर्छित होकर के शॉक के कारण उनकी मृत्यु हो जाती है। ये सारे लक्षण हैं जो बहुत ही गंभीर प्रश्न खड़ा करती है इस बीमारी के दरमियान, और पशुपालक को काफ़ी हानि उठाना पड़ता है। दूध का उत्पादन घट जाता है या पशुओं की मृत्यु हो जाती है, जिसके कारण उनको काफ़ी नुकसान उठाना पड़ता है। मिल्क फीवर होने का प्रमुख कारण आयोनाइज्ड कैल्शियम की रक्त में या कोशिकाओं में कमी होती है। और जैसे कि दूध उत्पादन जैसे ही अचानक शुरू होता है, एकाएक कैल्शियम की कमी हो जाती है, उसका डिमांड कैल्शियम का बढ़ जाता है। और ये कैल्शियम जो खास करके है, जैसे कि 10 किलो अगर कोलेस्ट्रॉल का मतलब उत्पादन करना है तो उसमें 23 ग्राम कैल्शियम की ज़रूरत एक बार में होती है। और इस तरह से कैल्शियम का काफ़ी हानि होता है। जो प्लाज्मा में जितना नॉर्मल अवस्था में, सामान्य अवस्था में कैल्शियम होता है, उससे 9 गुना ये अधिक हानि होता है। सर, जैसे आपने बहुत अच्छा बताया, अब ये बताइए कि मिल्क फीवर जब हो जाए पशुओं में तो हमारे पशुपालक भाई उसका उपचार कैसे करें और उसका रख रखाव कैसे करें? के कई स्टेज हैं, कई चरण है उसमें।
जैसे प्रथम चरण है जिसको हम लोग स्टेज ऑफ एक्साइटमेंट कहते हैं, उसमें जानवर खड़ी रहती है। इस अवस्था में थोड़ा सा शरीर में कंपन होता है, टिटेनी होता है, जानवर खाना छोड़ देता है। लेकिन इस अवस्था में इलाज सबसे सर्वोत्तम समय है इस इलाज का। इस समय इलाज करने से पशु ठीक हो जाती है। लेकिन उसके बाद की अवस्था जैसे एक्सटर्नल रिकम्बेंसी जिसको हम लोग कहते हैं, जो सीने के बीच में जो हड्डी होती है उसके बल पर जानवर बैठ जाती है और वो लंबा समय तक बैठी रहती है, जिसके कारण उसका इलाज थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो इस अवस्था में इलाज उतना प्रभावी नहीं हो पाता है। उसके बाद की अवस्था होती है जिसको हम लोग लैटरल रिकम्बेंसी कहते हैं, जो जानवर बगल से लेट जाता है। इस अवस्था में इलाज और भी कठिन होता है और इसमें मृत्यु पशु की अवश्यंभावी हो जाती है। तो इलाज का जो चरण है वो प्रथम अवस्था में ही शुरू करना चाहिए और ख़ास करके अगर जानवर लेट गया है स्टर्नम पर या बगल से लेट गया है तो उसको स्टर्नम पर बैठा देना चाहिए ताकि वो इस्चेमिक निमोनिया से इस्चेमिया से या एस्पिरेशन निमोनिया से उसका बचाव हो सके। साधारणतः हम लोग कैल्शियम बोरोग्लूकोनेट का उपयोग करते हैं और बाज़ार में लगभग 18 से 40% तक कैल्शियम बोरोग्लूकोनेट उपलब्ध है और हम लोग सामान्यतः 25% कैल्शियम बोरोग्लूकोनेट लगभग 400 से 800 मिलीलीटर आवश्यकता अनुसार इसको एक बार में चढ़ाते हैं और पशु को। इसके अलावे बहुत से जो भी लक्षण हैं कमजोरी के या अन्य, उसका हम लोग इलाज करते हैं। सर, पशुओं के बारे में इतनी अच्छी जानकारी दिए, अब हम चलते चलते आप हमारे पशुपालक भाई को कोई मैसेज देना चाहेंगे? मिल्क फीवर से बचाव के लिए अपने पशुओं को मतलब प्रसव से पूर्व विटामिन डी का जो भी बाज़ार में उपलब्ध है आप उसको खिलाएं ताकि उसका जो थायराइड पैराथायराइड हार्मोन और विटामिन डी के प्रभाव से कैल्शियम का आंतरिक संचरण बरकरार रहे। सर, पशुओं में दुग्ध ज्वर के कारण जितने भी बीमारियां होती हैं उसके बारे में आप बताएं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। धन्यवाद आपका भी। रखिए अपने पशुओं के स्वास्थ्य का ख्याल, क्योंकि वो स्वस्थ होंगे तभी हम समृद्ध होंगे। ऐसी ही और भी जानकारियां कुछ नए विषय और नए विशेषज्ञों से करवाएंगे आपको रूबरू कार्यक्रम की अगली कड़ियों में। तो जुड़े रहिए कार्यक्रम से इसी चैनल पर। फिर होगी मुलाकात कुछ नई जानकारियों के साथ। तब तक के लिए रखिए अपना और अपनों का ख्याल और दीजिए इजाज़त। नमस्कार।